आयनिक विलयनों की चालकता का मापन। इसके लिए हम प्रयोग करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक डिवाइस जिसमें हम 4 प्रतिरोधों को चतुर्भुज क्रम में लगाते हैं और उसको हम एक सेल से जोड़ देते हैं। तो जब इनको जोड़ देते हैं तो क्या होता है, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। 4 प्रतिरोध लगे हैं और 5वां जो है वो विकर्ण में लगा हुआ प्रतिरोध है। जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि इन प्रतिरोधों के बीच में एक समानता है। वो समानता क्या होती है, R1/R2 = R3/R4। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा हमको प्राप्त होती है। इस आधार पर जब इसमें किसी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो ये जो प्रतिरोधों का अनुपात है वो कैसा होगा, बराबर होगा। इसके आधार पर कि हमने एक सेल यहाँ पर जोड़ा हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज में, इसका प्रतिरोध अगर हमको ज्ञात करना है तो R2 = हो जाएगा R1/R4/R3। इस आधार पर हम आयनिक विलयन के प्रतिरोध को ज्ञात कर लेंगे। जब हम आयनिक विलयन का प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे, जब हम आयनिक विलयन का प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे तो क्या होगा, इसके आधार पर हम इसके चालकता की गणना कर लेंगे। एक चीज और, जब हम आयनिक विलयन की बात करते हैं, यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उसकी लेंथ, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो उसको हम L/A ये निश्चित रखा जाता है सेल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, जिसको हम G* के द्वारा दर्शाते हैं। सेल कांस्टेंट को हम G* के द्वारा दर्शाते हैं। अगर हम फिर वही जो पहले हमने प्रतिरोधों के बारे में जानकारी हासिल की थी, क्योंकि हमें प्रतिरोध तो मिल गया, तो R = ρL/A। अब L/A को हम क्या लिखने जा रहे हैं, R = ρG*। अब यदि हम इसका इन्वर्स कर दें, 1/R = 1/ρ 1/G*। 1/R को हम लिख सकते हैं G चालकत्व, 1/ρ को हम लिख सकते हैं K कप्पा, 1/G*। या हम लिखते हैं G × G* = कप्पा। यानी चालकत्व और सेल नियतांक का गुणनफल 1 जो हमको प्राप्त हो रहा है उसे हम बोलते हैं चालकता। इस तरह से हम जो है किसी भी आयनिक विलयन की चालकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस आधार पर हम आयनिक विलयन की चालकता का मापन करते हैं। जो अगला बिंदु है, यही चालकता जिसको हमने कप्पा से रिप्रेजेंट किया और हमारे पास G × G* आ चुका था, ये हमने स्थापित कर लिया था। अगर यही बात हम कहें कि ये चालकता 1 मोलर सांद्रता पर, अगर हम इसको अब सांद्रता के आधार पर इसको करें तो इसी चालकता को हम बोलते हैं मोलर चालकता। 1 मोलर सांद्रता की चालकता, 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन की चालकता को हम मोलर सांद्रण या मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता कहते हैं। तो अब हम एक नया टर्म लेके आए हैं, मोलर चालकता, जिसको हमने सांद्रण से जोड़ा। यदि मान लीजिए किसी उस विलयन की सांद्रता C है, तो उसकी अगर मोलर सांद्रता निकालनी है तो हमको क्या करना होगा, उसकी मोलरता से हमको उसको डिवाइड करना होगा, तो हमको क्या मिल जाएगी, मोलर चालकता मिल जाएगी। मोलर चालकता क्या है, किसी 1 मोलर विलयन की चालकता को ही मोलर चालकता कहते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पर कंडक्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा सीमेंस, और ये इसका फॉर्मूला हमने पढ़े तो हमने लिखा था सीमेंस मीटर इनवर्स, सीमेंस मीटर इनवर्स या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। अगर हम सेंटीमीटर लेते तो हम लिखते सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। अब यहाँ पर कप्पा की यूनिट आपके सामने है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, और सांद्रता की यूनिट होती है आपकी मोल पर लीटर। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर अगर हम इसको लीटर को हम सेंटीमीटर क्यूब मान लें, या यहाँ पर 1000 ऐसे कर देते K × इसको ऐसे करते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तो हमारे पास में मोलर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हमने लिख दिया नीचे मोलर
मीटर की जगह पे हमने लिख दिया 1000 सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, क्योंकि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो हमने इसको लिख दिया, और लिखना क्या है, साथ में हमने कप्पा अपॉन सी लिखा ही हुआ है। अब हमारा ये 1000 है, ये इनवर्स में है तो ये ऊपर चला जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, और जो यूनिट आएगी वही साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ऊपर चला जाएगा सेंटीमीटर क्यूब वाला, तो सेंटीमीटर क्यूब वाला जो ऊपर जाएगा ये माइनस का था तो ये प्लस में चला जाएगा, प्लस क्यूब अपॉन मोल आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा किसका, मोलर चालकता का। मोलर चालकता इक्वल हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी साइमेज सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। थैंक यू।